हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्य 360 डिग्री में स्वागत है। और ये चैनल मेरा ही नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों का है। आपके इस सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ रहा है। और आज हम इस कड़ी में जो हमने शुरू की एनसीईआरटी क्लास की, उसमें मध्यकालीन भारत, प्राचीन कालीन भारत का जो इतिहास है कक्षा 6 में है। मध्यकालीन भारत का इतिहास क्लास 7 में है। और क्लास 7 में जो पुस्तक लगी हुई हमारे अतीत सेकंड 2, यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो एनसीईआरटी सारांश रूप में हम ला रहे हैं क्लास 7। ये लेक्चर टोटल जो अभी तक हमारे आए हैं उसका ये चौथे नंबर का है, लेकिन कक्षा 7 के एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उसका पहला लेक्चर है। ये जो क्लास है, मैंने आपको जो है पहले भी कहा, हर लेक्चर में कहता हूँ कि एलटी प्रवक्ता समूह का ग्रुप सी जो है हमारी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसमें जो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी, और वो जो है सारांश रूप में दी जाएगी, जो आपके लिए उपयोगी होगी विषय वस्तु के रूप में। पाठ्य वस्तु में मैंने जो शुरू किया है, इतिहास से शुरू किया है, लेकिन आने वाले समय में भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भी महत्वपूर्ण, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बनेंगे, और आने वाले समय में चैनल आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। आप लोगों की चैनल है, और इसको आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो है मैं इस चैनल को अब लिंक लोगों तक भेज रहा था, और मैं भी भेजूंगा, लेकिन अब आप लोग जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, आप लोग इसको जो है जो भी आपके जानने में है, या कोई आपके पास ग्रुप है, तो कोई ना कोई जो है उन ग्रुप में इन परीक्षाओं की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, और किसी को जो है पसंद आएगा, तो वो जो है इस चैनल को देखेगा, फिर अच्छा लगेगा तो उसे जो है वो लाइक करेगा, शेयर करेगा, और उसे जो है कमेंट करेगा। और मैंने आप किसी को भी ये नहीं कहा था कि, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप इसको जो है आप अपने कमेंट लिखिए, आप अपने जो है जो सुझाव है वो मुझ तक पहुंचाइए, चाहे मेरे जो है व्हाट्सएप का नंबर है, और चाहे आप जो है इसका जो पेज है उसमें भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अधिक से अधिक कमेंट, मुझे जो है उससे मोटिवेशन मिलेगा। आप इसमें ही दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल से, और जब ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा तो और अच्छा चलेगा। और आज मैंने जो ये क्लास लाई है, तो मैंने ये क्लास 3 क्लास जो हमारी हो गई है, ये आज लाई है। वैसे तो इसने आज आ जाना चाहिए था, लेकिन अब शायद से कुछ दिन तक, जो अभी चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव में कुछ चुनाव की ड्यूटियां भी है, तो 20-22 तक जो है, 22 के बाद ही अब ये जो है इसमें वीडियो आ पाएगी। और क्योंकि आप लोगों को सूचित करना जरूरी है कि ताकि आप लोग जो है उसका इंतजार न करें, और आप लोग जो ऐसे तैयारी कर रहे होंगे, और बहुत सारे जो है आप चैनल देख रहे होंगे, या जो है अपने किताबों से, पाठ्य पुस्तक से आप पढ़ रहे होंगे, तो जो भी आपके पास माध्यम है उनसे आप तैयारी कर रहे होंगे, और जब भी ये आते हैं तो आप जो है इसको भी देखते रहिए। और ये मैंने कहा कि एक जो है सिर्फ कड़ी का काम करेगी, मैं ये दावा के साथ ये तो नहीं कह सकता मील का पत्थर पे काम करेगी, लेकिन एक कड़ी का काम ही जरूर करेगी। और एनसीईआरटी से ही अधिक से अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या उसकी जो शब्दावली है, उन पे फोकस किया जाता है। जितनी भी परीक्षाएं हैं उन पे फोकस किया जाता है। तो आज जो है मैंने आप लोगों का मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये पाठ्य जो है वीडियो लंबी हो रही है, और 2 घंटे से प्लस हो रही है, तो मैंने इसमें 2 ही पार्ट, इसमें जो है 10 टॉपिक है कक्षा 7 की एनसीईआरटी में, तो मैंने इसमें से जो है 8 टॉपिक है, और उसमें से मैंने जो है 4 वीडियो बनाई है, 2 टॉपिक से एक वीडियो बनाई है, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। और आप लोगों को जो है सुझाव देने चाहिए थे कि ये वीडियो लंबी हो रही, या जो है ठीक है, या जैसे चल रहा हो वैसा ठीक है। तो ऐसे मेरे पास सुझाव नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने जो है कोशिश की कि हो सके, आप बोर हो रहे होंगे, आपको जो है जो तैयारी कर रहे, कोई बात नहीं है, लंबी वीडियो है, उसको पार्ट में देखिए, या एक साथ पूरा देख सकते हैं तो देखिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें, वो हर
जो भी कोई क्लास होती है, जो पहला पार्ट होता है वो लगभग इंट्रोडक्शन टाइप का होता है, और जो इंट्रोडक्शन टाइप का होता है तो उसमें एक भूमिका बांधने की कोशिश की जाती है कि जो पहले हमने पढ़ा है उसमें क्या था और अब जो पढ़ेंगे अब क्या। पहले और बात को जब आप पढ़ाते होंगे तो वहां पर भी यही करते हैं कि जो है पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं और आगे की क्लास में आप क्या वो पढ़ाएंगे उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी एनसीईआरटी यही कर, चाहे कोई भी जो है किताब शुरू होती है वहां पर जो है उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर दो मानचित्र है और दो मानचित्र है। एक मानचित्र फर्स्ट, ये 12वीं सदी के हैं, यानी ये जो है 1100 कुछ का लगभग का है, और इसमें जो है दिखाया गया है कि इस 12वीं सदी के भूगोल वेता अल इदरीसी का बनाया हुआ है एक मानचित्र जो सेकंड है ये बहुत समय, यानी उसके बाद जो 12वीं से 18वीं सदी 600 साल बाद में ये मानचित्र बना है। और उस समय जो जानकारी थी तो उसमें अभी हम इसमें देखें क्या है। इसमें 18वीं सदी के आरंभ में ग्लेओवॉलम द लिस्ले के एटलस नूबे के अनुसार ये मानचित्र है। ये दो मानचित्र है, आप इनको गौर से देखें, आपको क्या इनमें समानता दिख रही है, क्या असमानता दिख रही है। ये जो है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान भारत का है, और ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसमें जो भूमि वाला हिस्सा है, ये जो भारत का हिस्सा है, तो इसको जो है ये उल्टा दिखाया गया है। और ये श्रीलंका वाला हिस्सा इधर, जहां हम आज जो है हिमालय या उत्तरी भारत देखते हैं वहां दिखाया गया है, और जहां हम समुद्र देखते हैं वहां भारत का जो है ये दक्षिणी वाला हिस्सा दिखाया गया है, और ये उत्तरी वाला हिस्सा और इधर दिखाया गया है। तो इनमें जो इससे प्रश्न बन सकते हैं, ये क्या क्यों मैंने इस मानचित्र को भी इसमें लगाया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इसको मानचित्र को लगाने का क्या है मतलब है, क्योंकि प्रश्न जो बनेंगे वो जो है शब्दों पे बनेंगे। या तो मानचित्र जो फर्स्ट था वो अरब भूगोलवेता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था, ये हमें क्लियर हो गया है। उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा, उन्होंने पूरी दुनिया का मानचित्र बनाया लेकिन उसका एक हिस्सा है ये, जो हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना था। और भारतीय उपमहाद्वीप, बार बार भारतीय उपमहाद्वीप की बात आ रही है, वो दर्शाता है। मानचित्र सेकंड एक फ्रांसीसी मानचित्र कार ने 1720 में बनाया था। अब जो है दूसरा बना है 1720 में बनना, पहले 1154 में बनना। और ये भारतीय उपमहाद्वीप जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार बात आ रही, क्योंकि मैंने पहले के लेक्चर में आप लोगों को जो है ये बताया है। और आप जिसने भी मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे वो कृपया उसमें विजिट कीजिए, और जब आप कक्षा 6 के एनसीईआरटी क्लियर करेंगे उसको समझेंगे तो उसके ही बेस जो है ये एक बेस है। एनसीईआरटी का मतलब है कि ये एक बेस है, एक बेसिक नॉलेज आपका जो है क्रिएट होता है। और यदि आपका बेस क्लियर हो गया तो जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो आपको जो है जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें चीजों को कहीं से कहीं जोड़ा गया है, और 2-3 दिन बाद आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो मैंने आपके लिए जो है पॉइंट टू पॉइंट लाया है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ये हमें क्लियर हो गया मानचित्र को देख करके भी। यूरोप के नाविक, अब मेन पॉइंट ये है जो मैं वो कहना चाह रहा था कि आपके काम की क्या चीज है। यूरोप के जो नाविक आते थे, जो भी जो है व्यापारी आते थे, वो क्या करते थे, इसी मानचित्र को अपने साथ रखते थे, तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो प्रश्न आ सकता है कि यूरोप के जो, और पूछा भी गया है किसी भी एग्जाम में, यूरोप के जो नाविक आते थे वो किसके द्वारा बनाए हुए मानचित्र का इस्तेमाल करते थे। तो जो अरब भूगोल वेता था अल इदरीसी, उनके द्वारा बनाए हुए मानचित्र का इस्तेमाल करता था। ये प्रश्न आएगा और ऐसे आने की संभावना रहती है, क्योंकि कुछ पाठ या कोई टॉपिक ऐसे होते जो बोरिंग टाइप के होते और वहां पर हम सीधे उसे स्किप कर देते, आगे बढ़ देते हैं। तो यहां पर है नई और पुरानी शब्दावली। ऐतिहासिक अभिलेख, जो हमने अभिलेख वो देखे हैं, जैसे हमने जो है, मैं परसों ही आपसे बात कर रहा था कि जूनागढ़ का अभिलेख है, और जूनागढ़ के अभिलेख से हमें पता लगता है कि जो आपकी जो है सुदर्शन झील है
उस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो उस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के जो सामंत थे, पुष्य गुप्त, उन्होंने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो सामंत थे पुष्यगुप्त, उन्होंने करवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश में करवाया था। उसके बाद जो है उसमें जो रुद्रदामन का जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, तो उसमें फिर रुद्रदामन ने उस झील की मरम्मत करवाई थी और उसके बाद जो है उस झील को जो है फिर जो मरम्मत करवाई थी वो स्कंदगुप्त के समय में हुई थी और उनका भी जो है एक प्रांतीय शासक था, तो उसने जो है पर्णदत्त, तो पर्णदत्त ने उसकी जो है मरम्मत करवाई थी। तो 3 शासकों के नाम उसमें जुड़े हुए, एक स्कंदगुप्त, एक जो है रुद्रदामन और एक जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य। जो ये अभिलेख है कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये हमने देखा था कक्षा 6 की जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि संस्कृत भाषा में वो मिल रहे हैं, उसमें जो है ये प्राकृतिक भाषा में मिल रहे हैं और तमिल भाषा में मिल रहे हैं, जो प्राचीन अभिलेख थे। लेकिन धीरे धीरे वो जो है और अन्य भाषाओं में होने लगे, तो और ये भाषाएं भी समय के साथ क्या हो रही है, बहुत बदल रही है। अब समय के साथ साथ संस्कृत में बदलाव आ रहा है, हिंदी में बदलाव आ रहा है। जैसे आज हमारी हिंदी है तो उसमें बहुत सारी जो है भाषाएं और अंग्रेजी इत्यादि इन भाषाओं के भी शब्दावली आ चुकी है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखे, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, यहाँ पर एक शब्द है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान शब्द, अब ऐसे शब्दों को ही पकड़ेंगे और इन पे ही क्वेश्चन। हिंदुस्तान जो शब्द है ये हम मध्यकालीन, क्योंकि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, तो मध्यकालीन भारत में इसका तात्पर्य क्या था हिंदुस्तान शब्द का मतलब, तो यहाँ पर है कि आज हमें इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। आज तो हम पूरे भारत के अर्थ में लेते हैं, हिंदुस्तान मतलब जो पूरा भारत है उस अर्थ में लेते हैं। लेकिन जो 13वीं शताब्दी में, 13वीं सदी में, यानी 1200 कुछ में 1200 से जो शुरू हुई है, तो 1200 यहाँ पे 13वीं सदी, तो जब जो है ये 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, आप लोग इतिहास पढ़े और इतिहास के छात्र हैं या सामाजिक विज्ञान के छात्र, जब भी 12वीं सदी आती, 13वीं सदी आती, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि किस समय 13वीं सदी मतलब 1200 से शुरू हो रही है। जब 13वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या मध्य या कोई जो है शताब्दी पूछे या उसमें जो है दशक पूछे, तो आप लोगों को दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। तो एक जो है इस समय एक फारसी इतिहासकार है और ये इतिहासकार है मिनहाज ए सिराज है, मिनहाज ए सिराज है, वैसे इनका मिनहाज ए सिराज। इन्होंने मिनहाज ए सिराज जो इतिहासकार है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी तबकात ए नासरी, और ये पुस्तक एलटी 2018 में या 21 में ये पूछी गई है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। ये एलटी में पूछी गई है, 18 में पूछी गई या 21 में पूछी गई है, लेकिन ये पूछी गई है, आप लोग देख लेना। और ये पुस्तक पूछी गई है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। उन्होंने उसमें जो इनकी ये पुस्तक है तबकात ए नासरी, मिनहाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया उस समय, कि हिंदुस्तान का मतलब क्या था उनका उस समय 12वीं सदी में, जो है ये 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द से क्या आशय था उनका। तो उस समय जो हिंदुस्तान शब्द का आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था सिर्फ। उस समय जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो क्षेत्र है उस बीच में, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था, सिर्फ इतने से था। यानी उसके आगे पूर्वोत्तर भारत या जो है दक्षिण भारत, ये जो है कोई उसमें नहीं जुड़ा हुआ था। या जो गुजरात है, राजस्थान है, ये शब्द इसमें नहीं है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों, अब जो राजनीतिक अर्थ में वो प्रयोग कर रहा है वो उन इलाकों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उन इलाकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में थे, और ये जो है क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में थे। तो इसके लिए वो जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहा है, क्षेत्र में आते थे। अब सल्तनत के प्रसार, जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार हुआ, तो सल्तनत काल आपको पता होगी कब से कब जो है सल्तनत काल चल रहा है। तो सल्तनत, और फिर हम जो है इसमें आगे देखेंगे सल्तनत काल क्या है। तो जब जो है वैसे गौरी और गौरी के बाद जो है जितने भी सुल्तान आते हैं, और तो उससे पहले जो है मोहम्मद गजनवी आ जाता है, लेकिन उसके बाद ही सल्तनत का प्रसार माना जाता है। तो सल्तनत के प्रसार के साथ गजनवी तो ऐसा आक्रांता था और वो आता था, लुटेरा था, एक लूट करके चले जाता था। लेकिन जो गौरी है उसके बाद जो है उसके जो उत्तराधिकारी थे
वो लगातार यहाँ पे, तो उस समय वो जो समय माना जाता है तो सल्तनत काल माना जाता है। तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत जैसे जैसे सल्तनत प्रसार हुआ, इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे उन्होंने कोई क्षेत्र दिया वैसे वैसे हिंदुस्तान शब्द वाला अर्थ लोगों के लिए अलग होता गए, यानी जो क्षेत्र उसमें जुड़ रहे हैं वो सब हिंदुस्तान शब्द। हिंदुस्तान शब्द में जब सल्तनत काल यहाँ पे है तो उस समय कभी भी दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी उस समय यदि जो है इस समय देखें 13वीं शताब्दी में, क्या दक्षिणी भारत के लिए जो है हिंदुस्तान शब्द जो हिंदुस्तान शब्द में है, क्या इसमें दक्षिण भारत में आता था? तो नहीं आता था। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि जो नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली है वही जो हम चल रहे हैं, नई और पुरानी। पुरानी क्या थी और आज क्या है, कहने के है कि हम आप उसको समझेंगे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने, अब 16वीं सदी के आरंभ में यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है 21 अप्रैल 1526 को, और इसमें जो है बाबर की विजय हो जाती है। तो इसके आरंभ में बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया वो किस अर्थ में कर रहे हैं? इसका प्रयोग जो है उपमहाद्वीप, जो ये जो उपमहाद्वीप में बार बार कह रहा हूं, भारत उपमहाद्वीप, इस उपमहाद्वीप के जो है यहाँ के जो भूगोल है उसको, यहाँ के जो पशु पक्षी है और यहाँ के जो निवासियों की जो संस्कृति है, इन सबको के लिए कर रहे हैं हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ के भूगोल के लिए, यहाँ के पशु पक्षियों के लिए और यहाँ के निवासियों का वर्णन करने के लिए किया है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो बाबर कर रहा है ये भारत के भूगोल, भारत के पशु पक्षी, यहाँ के निवासियों, इनकी संस्कृति, इनका वर्णन करने के लिए कर रहा है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि, अब जो 14वीं सदी के कवि है, यहाँ पे तो हम 16वीं सदी में बाबर को देख रहे हैं, लेकिन जो 14वीं सदी में एक कवि है अमीर खुसरो, और इनका नाम तो काफी फेमस है, ये जो है आप लोगों ने काफी सुना होगा। तो जो अमीर खुसरो है ये जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो है जो इनकी भाषा है, ये शब्द कर रहे प्रयोग हिंद, और इनकी जो भाषा है उसे हिंद भी कहते हैं। हिंद भी भाषा जो है अपनी भाषा को हिंद भी कहता है, और इनको जो है तोते हिंद के नाम से कहा जाता है, भारत का तोता। या इनको जो है एक खड़ी बोली के आविष्कार, सितार के आविष्कार, या जो है इनको जो कबाली के आविष्कारक, और इन्हें जो है ये उपाधि थी इनकी कि तोते हिंद की उपाधि थी। तो ये जो अमीर खुसरो थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनके सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, तो इनके ये शिष्य थे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी मुबारक शाह के लिए, इन्होंने पुस्तक लिखी थी नूर सिपहर, इन्होंने पुस्तक लिखी थी मुबारक शाह के लिए। और इसके बाद जो है दीवान उल फुतवा लिखी थी इन्होंने। उसके बाद जो है पुस्तकें इनकी खजीन उल फुतवा है और तुगलकनामा, ये कुछ पुस्तकें इनकी। ध्यान रखना कि जो है इन्होंने जो मुबारक शाह के लिए पुस्तक लिखी थी नूर सिपहर लिखी थी, और नौ आसमान, नूर सिपहर का मतलब कि नौ आसमान। उसके बाद जो है इन्होंने जो पुस्तक है वो लिखी थी तुगलकनामा लिखी थी इन्होंने, जो है दीवाने फुतवा लिखी थी, और खजैन उल फतवा लिखी थी इन्होंने। ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि जो ये अमीर खुसरो है, ये जो है इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये हिंद के ही कुछ सम्मान था जो बाबर ने प्रयोग किया है। जो हम देख रहे थे कि जो हिंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो मैं कंफ्यूज हो रहा था। अब देखो ये 14वीं सदी में जो प्रयोग कर रहे हैं, जो इन्होंने शब्द हिंद शब्द का प्रयोग किया है वैसे ही प्रयोग बाबर ने भी किया है। ये जो बाबर है, तो जो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है वैसे ही इन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में।
लेकिन बाबर 16वीं शताब्दी में इसी प्रकार तो जो ये हिंद शब्द पर प्रयोग करे हिंदुस्तान के लिए अमीर खुसरो, लेकिन जैसे बाबर कर रहे हैं यहाँ के जो है पास भूगोल के लिए, पशु पक्षियों के लिए, निवासियों के लिए, ऐसे जो है ये प्रयोग अमीर खुसरो ने पहले ही कर दिया था। अब यहाँ पे वो देखते हैं कि मध्य युग में अनजान व्यक्ति किसे कहा, जो है अनजान जो व्यक्ति है, जो उस समय समाज, अब अनजान का मतलब क्या था उस समय, जो अनजान है, जिसे हम आज हम विदेशी कहते हैं, या अनजान ही कोई जो है हमारे जान पहचान है उसे अनजान कहते हैं। तो मध्य युग में अनजान जो था, जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। जो कोई अनजान व्यक्ति है जो उस समाज संस्कृति का अंग नहीं था, उस समय उसे विदेशी कहते थे। मान लीजिए दूसरे देश का भी नहीं है, दूसरे संस्कृति के, दूसरी जगह से आए हैं, शहर से गांव में आए हैं, तो उसे विदेशी कहते थे। गांव वाला जो है शहर की तरफ गए, उसे विदेशी कहते थे मध्यकाल में। तो आप लोगों के ध्यान रखना कि मध्यकाल में जो अनजान व्यक्ति है, जो या उस समाज संस्कृति अंग नहीं, उसे क्या कहते थे, विदेशी। या विदेशी किसे कहते थे, जो अनजान व्यक्ति है या उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं है। ये आप ध्यान रखना कि मध्यकाल में उसे कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। नगर में कोई रह रहे, वन में कोई रह रहे, तो नगर वाले के लिए वनवासी विदेशी होता था। लेकिन आज जो है उसका अर्थ कुछ और हो गए, क्योंकि हम नई और पुरानी शब्दावली देख रहे हैं। सन 700 से 1750 जो मध्यकाल के इतिहास हम देखेंगे, ये इसी समय का वो इतिहास देखेंगे, लगभग 1000 साल का इतिहास देखेंगे, क्योंकि जो आधुनिक काल हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद का समय देखते हैं। तो 700 से 1750 के इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मध्यकाल में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो यदि पूछा जाए कि ये जो है, जैसे परिवर्तन क्या हो रहे हैं, सिंचाई में रहट आ रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये मध्यकाल में आए। और कताई में चरखे, सूत काटने के लिए चरखे। तो जो अरब आक्रमणकारी भारत में आते हैं, उन्होंने जो अरब आक्रमणकारी, जो सबसे पहले अरब आक्रमण जो सफल आक्रमण हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि जो अरब का जो हजाज था, उसके जो एक जहाज को कुछ समुद्री लुटेरों ने सिंध वाले क्षेत्र में लूट लिया था, तट वाले क्षेत्र में लूट दिया था। और वहां पर जो है हजाज ने क्या किया था कि जो सिंध का शासक उस समय राजा दाहिर था, उसको जुर्माना भरने के लिए आदेश किया था। लेकिन वो सिंध के राजा दाहिर ने एक एक करके जुर्माना देने से मना कर दिया। ये क्षेत्र हमारे उसमें नहीं आता जहां पर जहाज, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में भूमि वाला क्षेत्र आता है, समुद्र वाला क्षेत्र नहीं आता है। और जहां पर जहाज लौटा गया, तो जो है जहाज जो जा रहा था, वो श्रीलंका से व्यापार करके जा रहा था, उस क्षेत्र में लूटा गया था। और फिर वो जो है वहां का जो शासक था अरब को नाराज हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि एक के बाद एक सेनापति अपना भेजता है और राजा दाहिर पे आक्रमण करवाता है। पहला जो युद्ध होता है उसमें जो है राजा दाहिर जीत जाता है, फिर दूसरे में जीत जाता है, लेकिन तीसरे में अपने जो है जो उसका सेनापति था मीर कासिम, और उसका दामाद भी था वो, तो उसको भेजता है। और मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम भारत पे जो है उस पे राजा दाहिर पे आक्रमण करता है, सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है, और राजा दाहिर को जो है हरा देता है। और पहला जो है सफल आक्रमण 712 में मीर कासिम के ही नेतृत्व में होता है। और फिर जो है यहाँ पर जो इस्लाम संस्कृति वहां से जो है उसका वो जो है आगे बढ़ने लग जाते हैं, उसका जो है प्रचार प्रसार होने लग जाते हैं, या जो है यहाँ पर इस्लामीकरण होने लग जाता है, इस्लाम यहाँ पे जो है आने लग जाता है। तो यहाँ पर कताई में चरखे का प्रयोग वो जो है उन्होंने लाया था। युद्ध में अग्नि अस्त्रों। अब ये जो है बाबर के युद्ध में आप लोगों ने देखा होगा कि बाबर जो है जो आक्रमण करता है, जो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ आक्रमण होते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इब्राहिम लोदी के सेना में कहते हैं हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सेना थी। लेकिन बाबर की सेना में क्या थे, घोड़े थे, और उसमें जो है जो तोपें थी वो भी थी। तो तोपें थी, तो जो है भारतीय सैनिकों ने ये सब चीजें देखी नहीं थी। बाबर एक बहुत अच्छी रणनीति से जो है युद्ध
उसे अच्छी रणनीति, उज्बेकों से वो जानता था इस रणनीति को, युद्ध की रणनीति को, और वो क्या करता है कि सबसे आगे तोपें खड़ी करता है। और जब तोपें खड़ी करता है तो जो यहाँ से इब्राहिम लोदी की सेना है, यहाँ से बाबर की सेना है, बाबर ने यहाँ पे जो है क्या कर रखे, सबसे पहले हाथी आगे है, फिर जो है घोड़े हैं, फिर यहाँ पे जो है पैदल सैनिक है। तो यहाँ से जो तोपों की मार हो रही है, इन्होंने दो तोप जीते उनके पास, यहाँ से जो तोपों की मार हो रही है, तो हाथी इन तोपों को जो है मार को सहन नहीं कर पाते हैं, और ये उल्टे ही अपने सैनिकों को रोंदना शुरू कर देते हैं, और ये जो है कुछ कारण थे जिससे जो है बाबर की जीत हो जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है बारूद वाले हथियार इनका प्रयोग करते हैं। तो ये मध्यकाल में ही शुरू हो गए हैं इस्तेमाल। तो ये क्या हो रहा है, मध्यकाल में परिवर्तन हो रहा है। तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान, अब कुछ जो है नई तरह का खान पान भी आ रहा है यहाँ पे। तो खान पान आ रहा है, युद्ध में परिवर्तन आ रहा है, ये सब चीजें आ रही है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारी संस्कृति परिवर्तन। तो यहाँ पे आलू, और आलू जो भारत में ला रहे हैं पुर्तगाली लोग ला रहे हैं। तो इन्होंने पुर्तगाली ने जो है आलू लाया है, और यहाँ पर मक्का भी आया है इस समय। यहाँ पे मिर्च भी पुर्तगालियों ने लाई है। चीन, ये चाय जो है ये चाइनीज लाते हैं, ये चाइना से, सॉरी ब्रिटिश लाते हैं, चाइना से लाते हैं। तो ये अंग्रेजों ने लाई, और ये चाय और कॉफी यही वो लाते हैं। तो ये सब जो है भारत में ये फसलें नहीं थी, और ये भारत के बाहर से आ रही है। नई प्रौद्योगिकी, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब चीजें नई टेक्नोलॉजी है। ये सिंचाई में रहा है, चरखा है, युद्ध में ये हथियार, बारूद वाले हथियार है, तो ये नई टेक्नोलॉजी है, और नई फसलें आ रही है। तो लोगों के साथ आए, इनके साथ जब इन्होंने ये चीजें लाई तो विचार भी आए लोगों के, और विचार आए तो हम एक दूसरे के विचार से, उनके विचार से हम परिचित हुए, हमारे विचार से परिचित हुए। तो फिर क्या हुए, परिणाम स्वरूप जो है यहाँ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेगा इस समय। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, वो उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूतों का इस समय सबसे ज्यादा महत्व बढ़ रहा है, और जिसका नाम जो है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र से तो जिसका जो है राजपुत्र से, यानी राजा के पुत्र से निकला हुआ है, ये राजपूत का तात्पर्य था कि राजपूत का मतलब क्या है। तो इसका अब यहाँ पे जो नए राजनीतिक सामाजिक समूह बन रहे, तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच में, यानी 700 से और 1300 के बीच में, यह आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए, ये जो राजपूत शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, आमतौर पे उन योद्धाओं के समूह के लिए। राजपूत का तात्पर्य हम देखें कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो उस समूह के लिए प्रयोग हो रहा है, के लिए प्रयुक्त होता था, जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, ये ध्यान रखना आप, राजपूत शब्द के अंतर्गत सिर्फ यही नहीं आते, बल्कि वो जो है कौन कौन आते हैं, सेनापति है, सैनिक है, पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवरत जो लोग हैं। अब अलग अलग, ये इस पूरे उपमहाद्वीप में जितने भी शासक है, उन शासकों की सेना में जो भी लोग हैं वो सारे राजपूत में आते थे। अब देखो, कवि और चारण राजपूतों की पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। अब इनके दरबार में जो कवि और चारण है, ब्राह्मण है, लोग हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कवि के पद पे है, चारण उनके जो है गुणगान करने वाले। तो ये क्या कर रहे हैं कि राजपूतों की पराक्रम और स्वामी भक्ति का ये गुणगान करते थे। ये ध्यान रखें, कवि और चारण अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने, अब जो इस समय जो जातियां हैं मध्यकाल में, वो है कि जो इनके अपने सदस्यों, जो इनकी जातियों के सदस्य है, उनके जो है सदस्य, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां क्या कर रही है, अपने अपने नियम कानून बना रही है। सभी जातियां अपने अपने लिए नियम कानून बना रही है कि हमारे जो है समाज में ऐसा ही है, हमारी जाति में ये नियम कानून होंगे। अब क्या करें, इन नियम कानूनों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी।
जो इन जातियों का पालन या नियम कानून बनाती थी, वो जो है क्या करती, कौन बनाती थी, एक सभा जो है बुजुर्गों की एक सभा बनाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो आप ध्यान रखना कि जाति पंचायत क्या थी। जाति पंचायत जो है मध्यकाल में ये जो है बुजुर्गों की एक सभा थी, उसे जो है जो अपनी जाति के लिए नियम कानून बनाते थे उसे जाति पंचायत कहा जाता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन भी होता था। तो कुछ गांव ऐसे थे जहां पर मुखियाओं का शासन भी होता था। भाषा तथा क्षेत्र। अब भाषा क्षेत्र में हम जो है देखेंगे 1318 में जो कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जा रही है। सिंधी बोली जा रही है, इसका मतलब है सिंध वाले क्षेत्र में बोली जा रही होगी। लाहौरी यानी लाहौर वाले क्षेत्र में। यानी हम देखेंगे कि जो अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है, बताया है कि यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं। तो आप लोगों को अपने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखने की सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्री है। यानी ये द्वार समुद्री पूछा जाए, द्वार समुद्री कहाँ बोले, दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती थी। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश में। अब उसमें उत्तर में दे सकता है कि तेलंगाना वाले क्षेत्र में, तो ये आंध्र प्रदेश में है। गुजरी, तो गुजरी जो है गुजरात में उस समय। मावारी तो ये जो है तमिलनाडु में बोली जाती थी। गौड़ी भी ये बंगाल में बोली जाती है। और अवध जो बोली जाती है उत्तरी पूर्वी। तो किन किन भाषाओं का इन्होंने जो है वर्णन किया है कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। और हिंदवी ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो अपनी भाषा के लिए उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया कि मैं हिंदी शब्द ये कब विद्वान हूं या हिंदी शब्द जानता हूं। तो अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के अब आगे और क्या बता रही है कि ये जो भाषाएं है, इतनी जो जितनी भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं ये बोली जाती है। इन भाषाओं के विपरीत एक और भाषा बताई इन्होंने जो संस्कृत भी है। और वो कह रहे कि किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। ये कहाँ है, यह एक प्राचीन भाषा है जो जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। तो एक क्लियर रखना कि जिस संस्कृत को जो उन्होंने कहा कि संस्कृत को कौन लोग जानते हैं, तो ये कहा कि ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता। तो यदि पूछा जाए कि आम जनता, क्या उन्होंने कहा कि आम जनता, या लिखा तो आम जनता नहीं जानती है। अब पुराने नए धर्म। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ये जो टॉपिक है इसके अंदर यदि ये सब टॉपिक है, ये जैसे पुराने नए धर्म, तो यहां पर कहा जा रहा है कि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों को क्या है, बड़ा आदर होता था, आज भी है। कुरान शरीफ का संदेश जो कुरान शरीफ जो भारत में आई है, कुरान के जो जानकारी या कुरान के बारे में जो संदेश, वो भारत में जो सबसे पहले लाया है। तो किसी शासक विषय, उसमें शासकों के नाम भी आएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। व्यापारियों और जो अप्रवासी आ रहे हैं इनके जरिए पहुंचा, किसी शासक का नाम आता है तो आप जो है ए भी आएगा उसमें ऑप्शन, तो आपको ये ध्यान रखना है। या अन्य शासकों के नाम है और ये नहीं है तो, और वहां पे उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, तो वो भी आपका सही हो जाए। मुसलमान कुरान शरीफ को क्या मानते हैं, अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। जैसे हम मानते हैं रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, गीता को मानते हैं। केवल एक, और इसमें क्या है, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को वो स्वीकार करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत प्रथा है, परंपरा है, लेकिन ये जो है एक ही ईश्वर को। कई शासक, ये आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन आपका रिवाइज कहाँ पर कोई मेन पॉइंट है वो आपको नोट डाउन करते रहना है, वो आपको नोट करना है, और वही आपके लिए जो है मेन काम करेगा। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों, अर्थात अब जो है इस्लाम जो बहुत सारे शासक है, ये क्या है कि कई शासक और उसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री, और जो धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री है इन्हें क्या कहा जाता है, उलेमा, वो संरक्षण देते थे। बहुत सारे शासकों ने इन लोगों को, इन वर्गों को संरक्षण दिया, उलेमा वर्गों को संरक्षण दिया। जो उलेमा का मतलब क्या है, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री। तो आप लोग जो है इस चीज का ध्यान रखना। मुसलमानों में कुछ शिया थे। अब मुसलमानों को हम देखते हैं
कि शिया और सुन्नी में बंटे हुए हैं। तो शिया कौन थे? मुसलमानों को शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ये लोग है शिया। क्लियर रखना कि शिया वो लोग है जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और जो ये मोहम्मद साहब है, ये जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक यही है। 570 में इनका जन्म हुआ था, मक्का में हुआ था, और बाद में जो है मक्का से जो है मदीना गए, तो जो है 622 हिजरी संवत में जो है मक्का से वहीं से जो है हिजरी संवत शुरू हुआ है। 622 में मक्का से मदीना गए थे, तो उस वहां से हिजरी संवत होता है। तो मक्का मदीना इनके जो है पवित्र ग्रंथों में है, और मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ नहीं, सॉरी, पवित्र स्थलों में है। और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि ये जो है पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को जो है विधि सम्मत, ये तो इतना क्लियर है। अब जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद खलीफाओं का शासन हुआ है। खलीफा जो है उनके उत्तराधिकारी के रूप में खलीफा जो है रहे हैं, तो मानते थे। और कुछ सुन्नी, अब जो है सुन्नी है, ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, बस यही अंतर है। जो शिया है ये पैगंबर साहब के दामाद अली को जो है मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं, और जो सुन्नी है ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। ये आपको क्लियर रखना है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। अब ये खलीफा कौन कहलाते थे? जो इस्लाम के जो आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले थे, ये खलीफा, क्योंकि इनके बाद जो है जो खलीफा हुए उनको जो है इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी उन्हें खलीफा वो कहा जाने लगा। और आप लोग जो है खलीफा, फिर आगे ये शब्द आएंगे, बहुत बार आएंगे, तो कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में कौन थे? इस्लामी न्याय सिद्धांत भारत में हनीफी और शफी ऐसे सिद्धांत है, तो इसलिए इस्लामी न्याय सिद्धांत भारत में थे। अब ये अगला टॉपिक है राजा और उनके राज्य। अब जो उस समय राजा थे और उनके जो राज्य हैं उनको हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे मुल्तान वाले क्षेत्र में अरब है, इधर भी मंसूर वाले क्षेत्र में अरब है, और इधर जो है आपको ये इंद्रप्रस्थ, यहाँ पे जो है ये दिल्ली वाला क्षेत्र इत्यादि। यहाँ पे चैमान चहमान यानी यही जो है चैमान वाला चौहान शासक। और यहाँ एक कन्नौज वाला क्षेत्र है जहां पर हर्ष, सम्राट हर्ष और उसकी बहन राजश्री के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहीं पे जो है जो ग्रह बर्मन था उनका भी राजा था, और यहाँ पर जो है हर्ष का भी था। तो ये जो है फिर क्या हुआ कि इनके हर्ष ने अपनी राजधानी को कन्नौज बना दिया था। और यहाँ पर हमें पहला प्रमाण मिलता है कि भाई और बहन दोनों मिलकर के शासन चलाते हैं। तो वो हमने पिछले लेक्चर में वो देख लिया कि ग्रह बर्मन की मृत्यु जो है वो उनकी हत्या किस प्रकार से होती है, और उनके जो है हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की उनकी जो है किस प्रकार से वो मृत्यु होती है, उनकी जो है किस प्रकार से हत्या होती है। जो गौड़ नरेश है और मालवा का शासक है, उन दोनों ने मिलकर के। इस क्षेत्र में गुर्जर प्रचार शासक है, और ये जो गुर्जर प्रचार शासक है, ये जो यहाँ पर हर्ष है, हर्ष है मैखुरी वंश का, सॉरी पुष्यभूति वंश का। हर्ष है पुष्यभूति वंश का शासक। तो इनका जो है ये किस वंश से थे? तो एक पुष्यभूति वंश से, यदि पूछा जाता है कि इसका जो है कौन सा वंश है, तो पुष्यभूति वंश का। और जो उनका जो बहनोई था ग्रह बर्मन था, तो उनका बहनोई जो ग्रह बर्मन था वो था ग्रह बर्मन जो है बहनोई, उनका मालवा का जो शासक ने उनको जो है मारा था। तो उनका बहनोई ये पुष्यभूति वंश का है, और वो मैखुरी वंश के हैं। उनके बहनोई मैखुरी वंश के थे। तो यहाँ पर नीचे मैखुरी वंश का शासन था। और यहाँ पर ये जो कन्नौज है, इसके लिए ही इसके बाद जो है ये जो यहाँ पर हर्ष था, तो ये गुर्जर प्रचार ये इनके सामंत थे, ये इनके सामंत थे। और बाद में क्या करते हैं, जब हर्ष जो है की मृत्यु हो जाती है,
तो इस क्षेत्र में कोई शक्तिशाली शासक नहीं होता और इसके लिए जो है ये क्या करते कि इस क्षेत्र पे इस क्षेत्र को अधिकार में ले लेते, यहाँ पर जो आक्रमण करते और यहाँ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इधर जो है परमार वंश है, इधर जो है यहाँ पर राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट यहाँ पर इनकी राजधानी मान्यखेत, मालखेत या मान्यखेत। तो राष्ट्रकूट जो आ रहे हैं, इधर तो चालुक्य है, ये पूर्वी चालुक्य है। तो यहाँ पर पहले जो है पल्लव वंश थे, इस वाले क्षेत्र में पल्लव वंश थे, और इस वाले क्षेत्र में पल्लव थे, और इधर वाले क्षेत्र में जो है ये राष्ट्रकूट से पहले जो है यहाँ पर राष्ट्रकूट जो ये पल्लवों का और इनका आक्रमण होता रहता है। एक ध्यान में आ रहा है, एक मिनट। इस वाले क्षेत्र में चालुक्य थे, मुझे जो है एकदम से वो नहीं हो रहा था क्लिक। तो ये जो चालुक्य यहाँ पर वो लिखा हुआ भी है, तो ये जो चालुक्य ये पहले इनका इधर था, ये जो है इधर पल्लव थे, और यहाँ पर जो है ये चोल। अब जो ये चोल है, चोल चेर पांड्य, तो जो ये चोल है ये अब हम देखेंगे ये जो है मध्यकालीन चोल है, यानी जो प्राचीन काल वाले चोल थे वो अलग है, और ये चोल जो है अब अलग है। इनके जो संस्थापक है उन जो है चोल राज्य के संस्थापक है मध्यकाल में, वो है विजय आलय। तो ये जो है चोल वंश के संस्थापक, और ये प्रश्न पूछा भी गया था कि चोल वंश के संस्थापक विजय आलय, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये भी जो है एलटी में पूछा गया था 18 में 21 में जो भी होगा, लेकिन ये चोल वंश का संस्थापक पूछा गया था कि चोल वंश का संस्थापक। तो चोल जो यहाँ पे जो है पल्लव थे, तो चोलों को यहाँ पर कौन वो कर देते हैं, पल्लव इनको जो है खत्म, सॉरी यहाँ पे पल्लवों को जो है चोल खत्म कर देते हैं, यानी इनको जो है ये निपटा देते हैं। और यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट, ये जो है चालुक्य जो शासक यहाँ पे चालुक्य थे, तो राष्ट्रकूट जो है इनके ही सामंत है, राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, और ये चालुक्यों के सामंत थे। तो ये जो है राष्ट्रकूट फिर इनको जो है ये सामंत, यहाँ पे जैसे शासक कमजोर होते हैं तो राष्ट्रकूट इनको भी जो है यहाँ पर वो खत्म कर देते हैं, और फिर जो है ये राष्ट्रकूट यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे और अभी जो है यहाँ पर थोड़ा वो क्षेत्र में पूर्वी चालुक्य है, तो चालुक्यों की जो है 3-4 शाखाएं थी। आज ये कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। इसके स्विच में कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये बंद हो जा रही है। तो जो ये पूर्वी चालुक्य है, इन्हें व्यंग्य के चालुक्य कहते हैं। और उसके बाद जो है जो इस क्षेत्र में हमने चालुक्य देखे थे, इस वाले क्षेत्र में पहले, तो इन चालुक्यों को जो है जो कहा जाता है, ये बादामी के चालुक्य कहते थे, या बातापी के चालुक्य, बादामी या जो है इन्हें बातापी के चालुक्य कहते थे। बातापी के चालुक्य ने कहते थे। तो ये वाले क्षेत्र, ये इस वाले क्षेत्र में थे, और एक जो है थे पश्चिम वाले चालुक्य थे, उन्हें जो है इधर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ जो है कल्याणी के चालुक्य थे, इस वाले क्षेत्र में वाले क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य थे। तो ये जो है अलग अलग शाखाओं में थे। पूर्वी चालुक्य ने व्यंग्य के चालुक्य भी कहते थे, इधर जो है बादामी या बातापी इनकी जो है राजधानी थी ये और इस वाले क्षेत्र में जो चालुक्य थे उन्हें जो है पश्चिमी चालुक्य यानी इन्हें कल्याणी के चालुक्य के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर जो कन्नौज है, आने वाले समय में इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, 3 शासकों के बीच में संघर्ष होगा, और 3 शासक जो होंगे 3 वंशों के बीच में, शासक नहीं, ये जो है 3 वंशों, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता है, तो 3
वंशों के बीच में संघर्ष होगा और इसमें जो संघर्ष करने वाले होंगे, इधर से दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट होंगे, इधर से गुर्जर प्रत्याहार होंगे और सिर्फ कन्नौज पे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए इधर से पाल होंगे। और ध्यान नहीं रखना कि इस संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये जो है किन किन के बीच में हुई है, तो गुर्जर प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये ध्यान रखना। और इस संघर्ष में जो अंतिम विजय होती है ये गुर्जर प्रत्याहार की होती है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ का जो गुर्जर प्रत्याहार है, यहाँ पे जो है ये इनके सामंत थे और ये जो है इस क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पाल वंश का शासक यहाँ पे आकर के क्या करता है कि इस पे जो है आक्रमण करता है, इस वाले जो यहाँ पे शासक है उस पे आक्रमण करता है और वो जो है इससे गुर्जर प्रत्याहार से हार जाता है। और गुर्जर प्रत्याहार से हार जाता है तो संघर्ष की शुरुआत इनके द्वारा ही होती है। और फिर जो है जो गुर्जर प्रत्याहार है यहाँ के शासक हार जाता है, लेकिन यहाँ से जो है दक्षिण भारत से ये राष्ट्रकूट जो है यहाँ से जो है ध्रुव आता है और ये इस पे आक्रमण करता है। यहाँ पे जो है इसको जो है गुर्जर प्रत्याहार वंश का शासक है उसको हरा देता है। उसको हरा देता है तो जो है ये अपने व्यक्ति को यहाँ पे धर्मोदय, चक्रोदय, ये ऐसे चलते रहते। एक व्यक्ति धर्मोदय, एक चक्रोदय, इनको जो है एक उसको बिठाते, एक उसको बिठाते और अपने व्यक्ति के यहाँ पर शासक बिठाते थे, फिर वापस आ जाते क्योंकि इन्हें जो है इनका राज्य दूर है यहाँ इस क्षेत्र से, तो फिर जो है इन्हें वापस आना पड़ता है। फिर वापस आना पड़ता है तो फिर जो है इधर से जो है पाल वंश के शासक यहाँ पे युद्ध कर देते हैं। फिर वो जो है यहाँ को उसको हरा देंगे, फिर जो है क्या करेंगे अपने व्यक्ति को बिठा देंगे, फिर जो है ये वापस जाएंगे, फिर यहां से जाएंगे, तो ऐसा चलता रहता है। लास्ट में गुर्जर प्रत्याहार ही उस युद्ध में जीते हैं। अब यहां पे देखेंगे 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। 19वीं सदी के समय में देखते हैं कि इन्होंने भारत इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू युग, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने भारत के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा है। इन्होंने धर्म के आधार में बांटा है। इन्होंने जो है आधार बनाए कि जिस समय जो है पहले के इतिहास है हिंदू का इतिहास है, फिर मुसलमान यहाँ पे आते तो यहाँ पे जो है इस्लाम धर्म को हो जाती है, यहाँ पे जो है मुस्लिम इतिहास उसे कहते हैं, और यहाँ पे जो है अंग्रेजों के आने से ईसाइयों का यहाँ पे प्रचार प्रसार, तो यहाँ पे जो है इसे ब्रिटिश इतिहास। इसको 1817 में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में दर्शाया है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी लिखी हुई है और किस जो है इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा है या हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास के रूप में बांटा है। तो ये जो है जेम्स मिल ने किया है। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे योद्धा और राजा लोग प्राय इन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अब जो ये जो है बहुत सारे भू क्षेत्र में क्या आ चुके, बड़े बड़े भूस्वामी, और ये जो है योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए। तो जो है राजा लोग इन्हें जो है मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो जो है इनको क्या कहा जाता था, सामंत, या इस शब्द को ध्यान रखना कि मातहत का मतलब क्या है, सामंत है। ये भूस्वामी, बड़े बड़े भूस्वामी योद्धा और सरदार जो अस्तित्व में आए हैं, ये जो है मातहत है। नए राजवंश उदय में अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को क्या होते थे, ये अपने आप को जब जो है ये अधिक वो संपदा हासिल कर लेते थे, अधिक संपदा और शक्ति हासिल कर लेते थे, तो ये जो सामंत थे, राजाओं के सामंत थे, ये क्या कहलाते अपने आप को, फिर ये अपने आप को महासामंत, बड़ी बड़ी उपाधियां, महामंडलेश्वर और बड़ी उपाधियां, यानी पूरे मंडल का महान स्वामी कहना शुरू कर देते थे। और यही हमने देखा कि बहुत सारे जो राजा थे उनके जो सामंत थे वो जो है बाद में स्वतंत्र हो जाते, अपने शासक के विरोध जो है विद्रोह कर देते हैं और फिर जो है अपने क्षेत्र में
अपने शासन स्थापित कर देते, राजा को हटा देते हैं और उस क्षेत्र में अपने आप राजा बन देते, तो इत्यादि इस प्रकार की उपाधि। तो ये जो है सामंत, महासामंत या महामंडलेश्वर क्या है, तो महामंडलेश्वर पूरे मंडल का महास्वामी। कभी कभी वह अपने स्वामी के आधिपत्य से क्या हो जाते, स्वतंत्र होने का दावा भी कर देते थे। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट जो शासक है, ये जो है मैंने बताया कि राष्ट्रकूट किनके शासक वो थे, सामंत थे, तो ये कर्नाटक के चालुक्य, जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में चालुक्य है, उनके जो है ये उन चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान, अब ये जो राष्ट्रकूट प्रधान है दंती दुर्ग, यानी ये जो राष्ट्रकूट, अब जो है राष्ट्रकूट जो वंश है, इसके जो संस्थापक है दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट जो प्रधान है, इसने अपने चालुक्य स्वामी की आधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया, और हिरणागर्भ, ये जो है दंती दुर्ग हिरणागर्भ, यानी शाब्दिक अर्थ इसका, हिरणागर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या है, सोने का गर्भ। ध्यान रखना कि ये जो है यदि पूछा जाए कि हिरणागर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या, तो इसका है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान, एक यज्ञ करवाया इसने। और फिर इसने किस वंश की स्थापना कर दी, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है दंती दुर्ग है। कदम एक जो है यहाँ पर जैसे ये राष्ट्रकूट है, वैसे कदम मयूर श्रवण और गुर्जर प्रत्यार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। तो ये जो कदम वंश के जो है संस्थापक मयूर शर्मण और जो है गुर्जर प्रत्यार जो वंश है, इसमें हरिश्चंद्र ये ब्राह्मण थे, यानी ये जो है जो राजा है ये ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो इन्होंने जो है अपने राज्यों की जो है स्थापना कर दी है। लेकिन इसमें जो राष्ट्र जो ये गुर्जर प्रत्याहार वंश का जो है संस्थापक है ये हरिश्चंद्र, और यहाँ पर जो कदम वंश का संस्थापक है मयूर श्रवण, और जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है ये है यहाँ पे दंती दुर्ग। तो ये जो है ये दो वंश ऐसे हैं जिनके संस्थापक ब्राह्मण थे, और इन्होंने अपने ब्राह्मण पेशा जो छोड़ करके, परंपरागत पेशे को छोड़कर इन्होंने शस्त्र को धारण कर लिया, और इन्होंने क्रमशः जो है ये जो है कदम मयूर शर्मण ने जो कदम वंश है यहाँ पे कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और जो ये गुर्जर प्रत्याहार वंश हमने देखा ये राजस्थान वाले वो क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में गुर्जर प्रत्याहार वही जो वहां पर कनौज के लिए आक्रमण करते, कनौज को जो है अपने अधीन करते हैं, तो वहां पर जो है अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अब राज्यों में प्रशासन कैसे होता था, नए राज्यों में से कईयों में महाराज धिराज, राजाओं के राजा। अब जो नए राजाओं जो है, जो ये नए राजा बन रहे हैं, ये इनमें से कईयों ने अपने आप को जो है वो जो उपाधि धारण करे, ये करे महाराज धिराज, हम राजाओं के राजा हैं। त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी 3 भुवनों के स्वामी हैं हम, छोटी मोटी उपाधियां नहीं ले रहे हैं, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर रहे हैं। तो ये जो है राजा, जो महाराज धिराज का मतलब क्या है, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब क्या है, 3 भुवनों को स्वामी। अब यहाँ पे कुछ टैक्स के बारे में, 400 कर के बारे में है। यहाँ पर है कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में, जो चोल वंश के अभिलेख है तमिलनाडु में, उन अभिलेखों से विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, बहुत सारे शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी। अब एक कर क्या है, इन शब्दों को ध्यान रखना, जो नगद की वजह जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था। ये नगद रूप में नहीं लिया जाता, बेटी जो कर था ये नगद रूप में नहीं लिया जा रहा, बल्कि जबरदस्ती काम करवाया जाता था। तो ये नगद रूप में नहीं लिया जाता। तो अब पूछा जाए कौन सा कर जो है नगद रूप में नहीं लिया जाता था और जो शर्म के रूप में लिया जाता था, ये जो बेटी, यानी जबरन शर्म और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, और जो ये शर्म, जबरन शर्म और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। तो ये जो भू राजस्व जो है कदमाई टैक्स था। तो ये जो है एक कर कैसे ले जाते थे, ये शर्म के रूप में ले जाते थे। मकान पर
छाजन, यदि मकान पे छाजर डाल रहे हैं, डालने पर क्या होता था, डालने वाला कर जो है लिया जाता था, मकान पे छाजर पड़ रहा है तो उस पर कर लिया जाता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के इस्तेमाल यदि आप कर रहे हैं उस पे जो है लगने वाला जो है उसमें टैक्स लिया जाता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करनी है आपको, उसके लिए टैक्स लिया जाता था, कल इत्यादि। ये इस प्रकार से बहुत सारे करते कि आप जो है छज्जा डाले मकान पे तो टैक्स लिया जाएगा, खजूर के पेड़ पे आप जो सीढ़ी लेके चढ़ रहे हैं तो उससे टैक्स लिया जाएगा, पारिवारिक संपत्ति, इस प्रकार के बहुत सारे टैक्स थे। अब है नागभट्ट की उपलब्धियां। और ये नागभट्ट कौन है, ये नागभट्ट जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। तो इसकी उपलब्धि के बारे में यहाँ पे दिया गया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर, ये जो प्रशस्ति लिखी हुई है संस्कृत में लिखी है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है। प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वह राजकुमार थे। यानी प्रशस्ति में इतनी बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया और इन क्षेत्रों के बारे में लिखा गया, ये राजा जो है उसी समय धराशायी होगी जब ये राजकुमार थे, यानी प्रशस्ति मतलब बढ़ा चढ़ी। उन्होंने कनौज के शासक चक्रायुध को विजित किया। अब ये जो कनौज पे जो शासक है चक्रायुध, इसको विजित करो, इन्हीं को जो है हम देखते हैं कि आने वाले समय में इन्हीं को एक शासक जो है कभी वहां का पाल वंश का शासक इस नागभट्ट पे आक्रमण करेगा, वो चक्रायुध को बिठाएगा, दूसरा आएगा इधर से जो है दक्षिण वाले क्षेत्र से, तो वो क्या करेगा कि उसको जो है हटा देगा और फिर दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति हल्ल है उसको बिठा देगा। तो ऐसे जो है इन्होंने कनौज के शासक चक्रायुध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी है ये, तुर्क है, वत्स है, मत्स्य है, दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। तो ये इनकी जो है कुछ प्रशस्ति के बारे में है। तो ये ध्यान रखना है कि इसने जो ये नागभट्ट है इसने कनौज के शासक चक्रायुध को विजित किया, ये ध्यान रखना। और इसके जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है संस्थापक में माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रशस्ति और भूमिदान। जो ये प्रशस्तियां लिखी जा रही है और भूमिदान की जो ये चली है, प्रथा चली है, तो ये जो है यहाँ पर कुछ जो है प्रशस्तियां हैं और प्रशस्तियां पे जो है यहाँ थोड़ा संस्कृत और थोड़ा जो है इन पे जो ये कुछ प्रशस्तियां, कुछ जो है संस्कृत में लिखी, कुछ जो है तमिल में लिखी। तो तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का, ये ताम्र पत्र है, इन पे जो है प्रशस्तियां लिखी जाती थी। एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। तो उस शासक के जो है उसने जो है जो भूमि दान दिए थे वो कुछ प्रशस्तियां मिली है और उसमें संस्कृत और उसमें तमिल में लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ये जो है विद्वान ब्राह्मण वो लिखते थे, अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। और ये जो है ये विद्वान ब्राह्मण है, ये प्रशस्तियां एक तो प्रशासन में मदद करते थे, एक ही ब्राह्मण करते थे। तो राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान, अब राजा लोग क्या करते थे कि ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे और भूमि दान से पुरस्कृत करते थे। जब भी कोई पुरस्कार देना हो तो भूमि को जो है दान देते थे और उनको जो है पुरस्कार, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित, अब इस प्रकार के ताम्र पत्रों पर वो लिखी जाती थी कि इनको जो है भूमि दान दी जा रही है, होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। और ये प्रशस्ति किसको दी जाती थी, भूमि पाने वाले को दी जाती थी राजाओं के द्वारा। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया। अब 12वीं शताब्दी की बात हो रही है, एक जो है वृत्त संस्कृत काव्य की बात हो रही है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इस जो 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य है जिसमें क्या किसका वो है, कश्मीर पे शासन करने वाले राजाओं का इतिहास हो। जो संस्कृत में शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है वो कल्हण
की कलहण नामक एक रचनाकार ने लिखा, और कलहण ने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक थी राज तरंगिणी। इस पुस्तक में जो है संस्कृत का इतिहास मिलता है, और ये जो है कलहण ने लिखी थी। तो बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, या कश्मीर का इतिहास इन पुस्तकों में से किसमें है, या इनमें से किस शासक के किस जो है लेखक के द्वारा कश्मीर का इतिहास लिखा गया। तो ये जो है लिखा गया कलहण के द्वारा लिखा गया। तो किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। धनकेले युद्ध, गुर्जर प्रत्याहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गुर्जर प्रत्याहार ये राष्ट्रकूट है, हमने पहले भी देखा है, गुर्जर प्रत्याहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के लिए के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। तीन पक्ष होने के कारण इतिहासकारों ने इसकी चर्चा किस पे की है, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में यहीं पर ही कुछ और भी दिए जाएंगे, जो है पल्लव दिए जाएंगे, या जो है दूसरे और वो शासक दिए जाएंगे। तो ये गुर्जर प्रत्याहार राष्ट्रकूट और पाल, ये अफगानिस्तान के गजनी के शासक महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1000 से 1025 हमला किया। अब ये जो है एक शासक है, अफगानिस्तान गजनी का शासक है, और ये जो है मोहम्मद गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किए, जो है आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसने जो है जो 17 बार आक्रमण किए, तो इसमें सबसे प्रमुख जो आक्रमण था इस सोमनाथ के, और ये मंदिरों को ही अपना निशाना बनाता था, आक्रमण जो करता था मंदिरों की, क्योंकि धन संपदा इसे चाहिए थी, और वो उसको जो है लूटता था और फिर वापस जाता था, फिर जो है वहां रख के और फिर वापस आता था। और इसने जो महमूद गजनवी है, इसे बुत सिकन, यानी इसे जो है मूर्ति भंजक के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके जो इसने सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो ये भी पूछा गया कि किसके जो है सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति, किस जो है सुल्तान, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो इसकी जो है सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति मिलती है। और इसके साथ जो है एक लेखक था, इतिहासकार था, तब से जो है भारत का इतिहास लिखना माना जाता है कि तब से जो है भारत का इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ है। चलो, जैसे मुझे ध्यान आते हैं, अभी एकदम से वो रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या उसका नाम था। अब इसका जो उसका निशाना संपन्न मंदिर थे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान। अब ये जो है इसका तो हमने देख लिया। तो युद्ध करने वाले जो प्रमुख शासकों में चहमान, चहमान मतलब चौहान शासक, जिनको हम जानते हैं, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी प्रमुख थे, चौहान के रूप में जाने जाते हैं। वह दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ये चौहान शासक दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर शासन करते। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। राय पिथौरा इनकी जो है उपाधि थी, या पृथ्वीराज चौहान। तो 1168 से 1192 तक इन्होंने शासन किया था। और उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। 1191 में जो है फिर एक जो है शासक एक और आता है इसी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, और ये है मोहम्मद गौरी। और गौरी क्या करता है कि पहले जो आक्रमण होता है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। जो गौरी, उसकी हार हो जाती है और अपने वो स्वदेश लौट जाता है। और लेकिन वो दूसरे साल 1192 में तराइन के मैदान में फिर आता है, और उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है गौरी के हाथों में। यहाँ पर गौरी के हाथों में हार हो जाती है। अब 1192 में ये जो है इसकी हार हो जाती है। तो जो ये मोहम्मद गौरी है,
वो जो है कुछ समय तक भारत में रहता है, उसके बाद जो है वापस वो चले जाता है। उसके बाद उसका जो गुलाम है, तो वो जो है उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो शासन करता है। उसको जो है लाहौर वाले क्षेत्र में वो अपने आप को लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाता है। और वहां पर जो है 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में शासन करता है। और 1210 में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो है गुलाम वंश का जो है पहला शासक है। और उसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था। उसके बाद जो है इसका भी एक गुलाम होता है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ये तो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है कुतुब मीनार बनाई है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। उसके बाद जो है उसको जो है इल्तुतमिश ही पूरा करवाते हैं उस काम को। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और एक जो है उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए हैं, और भी उसने बहुत सारे जो है कुछ बनवाए हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए हैं उसने। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन अच्छा, ये जो है जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है, ये ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, बल्कि एक सूफी संत है। ये बार बार जो है आज डिस्टर्ब हो जा रही है, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने कुतुब मीनार जो उसने बनवाई थी, एक सूफी संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके नाम पे बनवाई थी। उसके बाद इन्होंने एक 2.5 दिन का झोपड़ा था जो अजमेर में है, वो एक कोई संस्कृत विद्यालय था, उसको जो है उसने बनवाया है। और एक उसने जो बनाया है वो बनाया था उसने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, ये जो है उसने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जो कुछ उपाधियां हैं उसके लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं। तो इसे जो है कुरान ख्वा, तो कुरान ख्वा उसे कहा जाता है। तो उसका मतलब है उसे कुरान कंठस्थ याद थी। उसे लाख बख्श कहा जाता है। वो लाखों को, वो दानी था, वो लाखों को दान कर देता था। उसे जो है पील बख्श, तो पील बख्श जो है वो जो है हाथियों को भी दान करने वाला, तो इसलिए उसे पील बख्श भी वो कहा जाता है। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ है। उसके बाद जो है उसका जो दामाद भी था और गुलाम भी था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, और उस जो है 1210 से और 1236 तक वो शासन करता है। और उसने जो फिर हम वो देखेंगे, लेकिन उसने जो एक महत्वपूर्ण उसके समय का है, तो उसने एक तो शुरू किया था, उसने जो चहलगानी व्यवस्था शुरू की थी। 40 गुलामों का एक दल बनाया था। वो गुलामों से जो है गुलामों को संरक्षण देता है और उनको महत्वपूर्ण पदों पे बिठाता है। उसके बाद उसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। इक्ता प्रणाली जो थी वो जो है जैसे पहले के, उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे जो है प्रांतों में सूबेदार होते थे। सुबह वाली व्यवस्था तो मुगल काल में आती है। उस समय मुगल काल में उन्हीं प्रांतों को सूबा कहा जाता है, लेकिन जैसे मुगलों काल में प्रांतों को सूबे कहा जाता है, वैसे इसके समय में इक्ता प्रणाली, तो इस समय इक्ता प्रणाली शुरू कर दे। तो उसके बाद उसकी बेटी रजिया बेगम आती है जो 4 साल तक शासन करती, 36 से और 40 तक। वैसे जो है इल्तुतमिश के बाद जो है उसका पुत्र रुकनुद्दीन दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, लेकिन वो जो है अयोग्य शासक था। और उसके बाद जो है रजिया बेगम जनता के पास जाती है, और जनता के सामने वो लाल कपड़े पहन के जाती थी, क्योंकि इल्तुतमिश ने एक प्रथा शुरू की थी कि जो भी न्याय मांगने के लिए आएगा दरबार में, वो लाल कपड़े पहन के आएगा। तो वही जो है रजिया बेगम भी लाल कपड़े पहन करके दिल्ली के लोगों के पास जाती है और कहते कि मेरे जो है, क्योंकि इल्तुतमिश ये चाहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे उत्तराधिकारी रजिया बेगम बने, तो वो जो है जनता से न्याय मांगते और फिर उसको जो है, लेकिन जो शासक थे वो जो है उसको, जो अमीर सरदार थे वो उसको जो है वो नहीं कर पाते हैं, मान्यता नहीं दे पाते हैं।
और फिर जो है उसको अंतर्गत उसको जो है हटा दिया जाता है और उसको जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो है आगे हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे है चोल राज्य उरैयूर से तंजावुर तक। अब चोल राज्य यहाँ पे कहा जा रहा है कि उरैयूर से तंजावुर तक, ये तंजावुर है और ये उरैयर है और यहाँ पर जो है चोल राज्य है। और इधर जो है ये इनकी राजधानी मदुरै इनकी राजधानी है, यहाँ पर पांड्यन है। और हमने देखा था कि चोर, चेल और पांड्य, तो जो चेर है इनको भी जो है ये चोल जो है वो इनको भी बाद में इनको भी वो खा जाएंगे, इनको भी जो है हड़प जाएंगे इनके राज्य को भी। और इधर जो पल्लव वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी इस क्षेत्र पे भी जो है वो पूरे इस क्षेत्र पे चोल अधिकार कर लेंगे। और इस क्षेत्र में जो यहाँ पर थे, यहाँ पे बादामी, जो बादामी और बातापी है, यहाँ पर जो चालुक्य वंश है, बाद में यहाँ पे राष्ट्रकूट आ जाएंगे। और यहाँ पे ही कदम है इस वाले क्षेत्र में, ऊपर जो यादव है, यहाँ पे जो है चालुक्य, जो ये कल्याणी के चालुक्य है, तो ये जो है कल्याणी के चालुक्य है, यहाँ पे चालुक्य है। और यहाँ पर जो है बेंगी के चालुक्य है, ये पूर्वी चालुक्य है। और इसमें जो है काकतीय वंश यहाँ पे वो दिखाए गए हैं। तो इसमें फिर हम यहीं से देखते हैं कि कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कावेरी वाला डेल्टा है, ये डेल्टा कावेरी का डेल्टा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटे से एक जो है मुख्य परिवार है वहां पे, वो सत्ता उसकी सत्ता थी वहां पे। और उसकी सत्ता होने के क्या है कि वो एक कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी मातहत मतलब सामंत। और किन के सामंत थे? जो कांचीपुरम में जो यहाँ पे पल्लव थे, इस क्षेत्र में पल्लव थे, उनके ही सामंत थे ये यहाँ पर जो है जो हम देख रहे हैं कि ये डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ पर। और ये चोल यहीं पे इसी के नीचे चोल भी है, यानी चोल छोटे से क्षेत्र में थे और उसी क्षेत्र में जो है एक परिवार का सत्ता थी। तो उस क्षेत्र में जो ये मुट्रियार परिवार है उसकी सत्ता थी। यहाँ पर जो है उरैयूर से और तंजावुर इस क्षेत्र में चोल थे। और इसमें जो है इस डेल्टा वाले क्षेत्र में कौन से शासन कर रहे थे? यहाँ पर जो है मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। और ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के, ये जो है जो कांचीपुरम में जो ये पल्लव राजा थे, इस क्षेत्र में इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो इस क्षेत्र में इनका जो है क्या थी, ये इनके जो है सामंत थे, इनके मातहत थे। उरायूर के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के विजय आलय, यही विजय आलय, ये मैंने पहले कहा कि इसके जो है प्रश्न पूछा गया था, विजय आलय चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो प्राचीन चोल वंश का जो है मुख्य था विजय, जो छोटे से क्षेत्र में इनका है, तो प्राचीन चोल वंश या प्राचीन मुख्य परिवार के विजय आलय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हरा दिया। इन्होंने इन पे जो है यहाँ पर इन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया और इनको हरा दिया। इनको हराने के बाद क्या हुआ? हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर दिया। ये LT 2021 में पूछा गया था कि ये पूछा तो ये गया था कि इस चोल वंश के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया था 2021 में। उसने यहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। अब जो ये विजय आलय है, इसने क्या कर दिया कि इस क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र है मुट्रियार वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उनको हरा करके वहां पर तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाया इस शासक ने। ये ध्यान रखना कि किसने बनवाया है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता।
अब जो उसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने जो है पड़ोसी इलाकों को जीतना शुरू कर दिया। और दक्षिण और उत्तर के, नीचे की तरफ दक्षिण, मैं कह रहा हूं यहाँ जो है ये दक्षिण में है, नीचे की तरफ जो है ये दक्षिण में पांड्यन है, और पल्लव के इलाकों पर इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए। नीचे की तरफ जो है पल्लव को भी इन्होंने, ये पांड्यन को, इनको भी जो है इनके हिस्से को भी, इनके क्षेत्र को भी जीता, और ऊपर पल्लवों को भी अपने राज्य का हिस्सा बना दिया। राजराज प्रथम, अब चोल वंश का एक प्रसिद्ध प्रमुख शासक है राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। शासक माना जाता है 858 में, 958 में राजा बना, और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। सबसे ज्यादा नियंत्रण जो है विस्तार किया इधर जो है पांड्यनों के क्षेत्र में या पल्लवों के क्षेत्र में, सब ज्यादा विस्तार इसने किया। राजराज का जो पुत्र हुआ वो राजेंद्र प्रथम हुआ। इसका जो पुत्र हो रहा है राजेंद्र प्रथम है। इसने भी उसी की नीति, अपने पिता की नीति को ही जारी रखा, अपने राज्य का विस्तार करता रहा, और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया। ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पे हमला कर रहा, श्रीलंका पे हमला कर रहा है, और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो उसने जो राजराज का पुत्र है राजेंद्र प्रथम, किसने एक जल सेना बनाई है? तो इसने जो है एक जल सेना बनाई है राजेंद्र प्रथम ने। और राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम। अब जो राजराज है ये तंजावुर, और इन्होंने जो है राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृश्य एक चमत्कार है। इन्होंने तंजावुर में, राजराज जो है प्रथम ने तंजावुर में मंदिर स्थापित, बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। और ये जो राजेंद्र प्रथम है इसने गंगाईकोंड चोलपुरम में, और राजेंद्र प्रथम ने, जो राजेंद्र प्रथम है, गंगाईकोंड की उपाधि ली है। तो किस शासक ने गंगाईकोंड की उपाधि ली है? गंगाईकोंड, गंगा पे जो है, जो गंगा वाला क्षेत्र है, जो गंगा तक इसने विजय अभियान किया और उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को विजित किया है। तो इसलिए इसने जो है गंगाईकोंड चोलपुरम की उपाधि ली है। तो गंगाईकोंड की उपाधि ली है। इसने जो है बंगाल वाला जो क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर इसने जो है पूरा क्षेत्र को, और यहाँ इसने क्या कर दिया है कि ये गंगाईकोंड चोलपुरम के नाम से जो है यहाँ पर नगर बसाता है, और यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाता है। और गंगाईकोंड चोलपुरम, गंगा, इस पूरी झील को ये गंगाईकोंड झील में जो है तब्दील कर देता है। इसको जो है गंगाईकोंड झील कहते हैं। गंगाईकोंड की उपाधि ली तथा गंगाईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। तो ये जो है राजेंद्र प्रथम करता है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले, अभी जो चोल मंदिर, ये जो चोलों के समय बहुत सारे जो है मंदिर बन रहे हैं। तो ये मंदिर क्या क्या काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए काम आ रहे हैं? तो ये चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो ध्यान रखना कि ये जो है मंदिर है, चोलों के समय में जो मंदिर है, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी बने हैं। मंदिर, ये चोलकालीन एक कांस्य प्रतिमा है। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे चोलों के समय में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र इन्होंने बना दिया। यहाँ से आर्थिक, यहाँ से हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के एक केंद्र बन गए। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों के सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। अब जो मंदिरों में जो शिल्प बन रहे हैं, शिल्प उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर सबसे विशिष्ट क्या हो रहा है, कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम हो रहा है। जैसे कांस्य प्रतिमा यहाँ पे है, चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि जो सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं हैं, किस शासक, किस समय के शासकों की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं, चोल प्रशासन के समय की कांस्य प्रतिमा।
अब ये जो चोल हमने पिछले वाली क्लास में देखे थे वो प्राचीन वाले चोल थे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो है जो मध्यकालीन वाले चोल थे, ये वो चोल है। तो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, हमने पहले भी देखा था कि किसानों की जो बस्ती थी वो उर कहलाती थी, और ये उर जो थी ये गैर ब्राह्मण वाली बस्तियां उर कहलाती थी। गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, ग्राम परिषद और नाडू। अब जो नाडू है, गांव के समूह को जो नाडू कहा जा रहा है, तो ग्राम परिषद एक संगठन है, और नाडू ये न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो कर वसूलने ये क्या क्या काम करते थे, ग्राम परिषद और नाडू, तो ये आप लोग ध्यान रखना, न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो जो धनिक किसान होते थे, इन किसानों को चोल सरकार की देखरेख में नाडू का जो एक काम है, जो न्याय करना और कर वसूलना, इस जो है इस प्रकार जो प्रशासनिक कार्य है, इनको जो है जो धनिक किसान है, इनको अच्छा खासा नियंत्रण था। ये जो है इनको जो है उसमें जगह मिलती थी। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में, अब बहुत सारे जो धनी भूस्वामी हैं, चोल राजाओं ने उनको सम्मान के रूप में जो सम्मान देते थे, उस सम्मान के रूप में जो उपाधियां देते थे, उसमें मुवेंद बेलन ये उपाधि दी जाती थी। 3 राजाओं जो है मुवेंद बेलन जो है उपाधि दी जाती थी, तो किस तक को दी जाए, किस भूस्वामी को दी जाती थी? वो जो 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान को बेलन कहा जाता। तो बेलन या किसान, उसको जो है मुवेंद बेलन की उपाधि दी जाती थी। अरायार की उपाधि दी जाती थी, ये जो है प्रधान वाली उपाधि थी। अरायार का मतलब है प्रधान। इस प्रकार की जैसी उपाधियां दी जाती थी। चोल काल में जो भूस्वामियों को, जो चोल राजाओं के जो है जो उपाधि दी जाती थी, तो मुवेंद बेलन किसको दी जाती थी? 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले बेलन या किसान को दी जाती थी। अरायार जो दी जाती थी, ये उपाधि, अरायार का मतलब प्रधान था, इस प्रकार की उपाधि भी किसानों को दी जाती थी। ब्राह्मणों को समय समय पर भू अनुदान, और जिसको भू अनुदान, भूमि अनुदान दी जाती थी, भूमि यानी जो है दान में दी जाती थी, उसे ब्रह्मदे प्राप्त हुआ, यानी या ब्रह्मदे। इस भूमि को जो भूमि अनुदान दी जाती थी, उसको ब्रह्मदे भी कहा जाता था, उसे ब्रह्मदे कहा जाता था। जो भूमि अनुदान होती थी तो उसे ब्रह्मदे भूमि कहते थे। प्रत्येक ब्रह्मदे की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो जो ये हमने देखा कि बहुत सारी सभाएं बनी होती थी, तो इन भूमि को, जो ब्रह्मदेव भूमि होती थी, उसके देख रेख के लिए भूस्वामी की एक सभा बनी होती थी, वो करती थी। नगरम क्या है? नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ को नगरम, हमने पिछली क्लास में देखा, फिर भी जो है यहाँ पर फिर दे रखे। तो नगरम जो है व्यापारियों के संघ को नगरम, जो अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलूपट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो ये जो है यहाँ पर एक उत्तर मेरूर अभिलेख है, उससे उस अभिलेख में जो है विस्तार से वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा। तो हमें किस अभिलेख से वो जो है वर्णन मिलता है? तो उत्तर मेरूर के अभिलेख से, जो गुप्त जो है प्राचीन जो हमारे चोल शासक है, उनका जो प्रशासनिक वर्णन है वो कहाँ से मिलता है? तो जो है इससे उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है कि ये जो है अभिलेख से प्राप्त इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज और बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि के देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। तो वो हमने पहले वाले में भी देखा कि उस समय जो है बहुत सारी समितियां, उप समितियां बनाई जाती थी। तो यहाँ पर जो है अलग अलग चीज के लिए अलग अलग समितियां बनी थी। तो भूमि के प्रकार यहाँ पे है कि चोल अभिलेखों में भूमि, जो ये उत्तर मेरूर अभिलेख है, वहां से जो है किस प्रकार का वर्णन मिला है? चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख। तो विभिन्न प्रकार की भूमियों का उल्लेख, विभिन्न प्रकार की भूमि को जो है विभिन्न प्रकार की कोटियों में बांटा हुआ था। बेलन बगाई
तो बेलन वगई जो भूमि थी ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, इसका जो है गैर ब्राह्मण किसान, यानी यहां पर जो है ब्राह्मण किसान नहीं होगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होगी, जिस भूमि का स्वामी गैर ब्राह्मण है उसे बेलन वगई कहते थे। ब्रह्मदेव क्या है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग क्या है? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे साला भोग कहते थे। देवदान तिरुनभट्टकनी मटककनी जो है यह देवदान मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। तिरुनमटककनी यह देवदान कहलाती थी। पली चंदम जो है जैन संस्थाओं को दी गई भूमि, तो जैन संस्थाओं को जो दी गई भूमि उसे पली चंदम कहा जाता था। तो ये जो जैन संस्थाओं को जो है जो भूमि दान दी जाती थी उसके लिए जो है इसे पली चंदम कहते थे। अब अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। अब ये जो सभा की सदस्य थी ये किन को मिलती थी? इस अभिलेख में जो है सभा की सदस्य, इससे संबंधित हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है चोल प्रशासन के समय में। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए। अब आप देखना कि सभा की सदस्यता किन को मिलती है? इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो उसके लिए इच्छुक लोग हैं, जहां से वह भू राजस्व वसूला जाता है। जिस भूमि से भू राजस्व वसूला जाता है वो उस भूमि का स्वामी होना चाहिए, जो सभा के लिए इच्छुक व्यक्ति है, सदस्य लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति है। वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? भू स्वामी होना चाहिए, और ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जिस भूमि से टैक्स लिया जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए, दूसरी शर्त है। उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष, ध्यान रखना। इनमें से ही कुछ जो है कुछ और चीजें वो की जाए, कहीं उम्र में या कहीं कुछ, या अपनी भूमि होनी चाहिए, या कुछ भी इस प्रकार। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान रखना, वेदों का ज्ञान की बात की गई। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति के सदस्य नहीं बन सकते। यदि कोई 3 सालों से किसी भी समिति का सदस्य रहा है तो अब नहीं बन सकता है। इसके बाद जो है जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। तो इनके बारे में तो जानकारी मिलती है कि जो संपन्न लोग थे, राजा थे या राज परिवार संबंधित थे, इनके बारे में तो जानकारी मिलती है, कुछ जो है संपन्न लोग। लेकिन जो सामान्य लोग थे, साधारण लोग थे, उसमें जो है स्त्री पुरुष है चाहे कोई भी है, उनका जीवन कैसा था। 12वीं शताब्दी में एक तमिल कीर्ति पूर्णम से एक उदाहरण है, एक उदाहरण दे रखे, इससे जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पर जो है सामान्य लोगों का जीवन कैसा था इसके बारे में एक तमिल कीर्ति है, उसमें वो लिखा गया है। और क्या उनके बारे में लिखा गया है ये जो है थोड़ा सा वो देखते हैं कि सामान्य लोगों का जीवन कैसा था। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छज्जनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलैया। पुलैया क्या है? एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और बेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। तो ये ध्यान रखना, पुलैया क्या है? तो पुलैया एक ऐसा समूह है जिसे ब्राह्मण और बेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। और ये क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है फूस इनकी जो है घास फूस की झोपड़ी है। और ये कहाँ रह रहे हैं? ये जो है गांव या साइड से किनारे रह रहे हैं। तो लोगों का एक छोटा पुरवा था जिसने ऊंचे किस्म के पेशे में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे, यानी जो निम्न स्तर के पेशे उनमें वो जो काम करे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में झूमते हैं, यानी ये जो है मुर्गियां वो पाल रहे हैं। और गहरे रंग के उनके काले लोहे के कंगन, इनके जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? वो गहरे काले रंग के हैं, जो काले लोहे के कंगन पहने हुए हैं, छोटे पिल्लों को उठाए हुए हैं, कुत्ते के बच्चों को उन्होंने उठा रखा है।
यानी जो गरीब लोगों की स्थिति होती है वो सेम ऐसी है। मर्दू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया है। तो पेड़ की छाया में ही सुला दिया है। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े टंगे हुए, जो उनके नगाड़े वो आम के पेड़ों की शाखाओं पर टंगे हुए, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पांव फटने से पहले तणगे पुलैया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हांक लगाते हुए बांग दे दी। यानी ये जो है इनके यहाँ मुर्गे पाल रहे, तो मुर्गे जो है सुबह सुबह 4 बजे वो उस समय का एलार्म वही है, तो वो जो है जैसे रात वो खुलती है तो उसका जो है संकेत दे देते, तो जैसे वो जो है होता है तो उन्हें पता लग जाता है कि अब काम पे जाने का टाइम हो गया है। धान कुर्ती लहरदार बालों वाली पुलाए स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती है। तो इस प्रकार जो है जो गरीब लोगों की स्थिति होती है वही सेम वो दिखाया गया है कि सामान्य लोगों का, आम लोगों का कैसा था। तो धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने कमेंट, और आप लोग जो है जितने लोगों के पास ये वीडियो ज़्यादा जाएगी उतने लोगों को जो है इसमें जुड़ेंगे, और फिर हमारा एक जो है बहुत बड़ा एक परिवार बनेगा। तो आप सबका ये चैनल है, और मैंने आप लोगों को कहा कि अब चुनाव के बाद ही मैं वीडियो दे पाऊंगा, क्योंकि चुनाव की ड्यूटियां भी है, तो चुनाव की ड्यूटियों के बाद जो है मैं आऊँगा, फिर जो है लगातार इसमें काम होगा। और जो हमने इसमें देखा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सब वो पढ़ेंगे, और जो आपके एग्जाम संबंधित है मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि आपके लोगों के एग्जाम लगे हुए, तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद। थैंक यू।